हेलो एवरीवन, मेरा नाम ईशान शर्मा, आपका भाई, आपका दोस्त, आपका मेंटर। मेरे आपसे कुछ सवाल हैं कुछ चीज़ें समझने से पहले या अपने टॉपिक के बारे में जानने से पहले। आपने ऐसा कभी सोचा कि जब हम पटाखे को जलाते हैं तो उसमें से रोशनी होती है और आवाज़ निकलती है? या आपने कभी ऐसा सोचा कि जो हमारा आयरन यानी लोहा है वो क्या होता है उसमें, तो जो लोहा है उसमें जंग लग जाती है? या सदियों पुरानी पड़ी कोई कार जो बहुत दिनों से डली हुई है वो एक ठोस स्टील होने के बावजूद भी जंग खा जाती है? या फिर जो ग्रेप्स यानी अंगूर हैं उनको कई दिनों तक सड़ा के रख दिया जाता है और सड़ने के बाद वो एक वाइन बनाते हैं? और ऐसी कई रिएक्शन है, जैसे कि अगर नॉर्मली घर में देखना हो क्या होता है, तो जो दूध है हमारा वो दूध फटने के बाद दही बन जाता है। अगर मैं इन सारे रिएक्शन या एग्जाम्पल्स के बारे में बात करूं तो हमारे लिए एक ही चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है, क्या कि ये चीज़ है क्या? तो इस चीज़ों को दोस्तों केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शंस। तो सवाल ये है, क्या वैज्ञानिकों ने केमिकल रिएक्शंस को उनके चेंजेस के अकॉर्डिंग डिफाइन कर दिया, या फिर वैज्ञानिकों ने इन केमिकल रिएक्शन के बारे में कैसे बताया? दूसरा सवाल, क्या केमिकल रिएक्शंस को हम सिर्फ नंबर और सिंबल्स के अकॉर्डिंग समझ सकते हैं या किसी केमिकल रिएक्शन के बारे में बता सकते हैं? या फिर केमिकल रिएक्शंस को समझाने का कोई और तरीका भी है? नमस्ते दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल अड्डा 247 साइंस सूत्रा। हम सीखेंगे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन इक्वेशन को पढ़ने के बाद ये मेरी गारंटी है कि आपको इसमें कोई भी दिक्कत केमिकल रिएक्शन को समझने में और इक्वेशन को लिखने में कभी भी नहीं आएगी। क्यों सर, ऐसा क्यों? ऐसा क्या हो जाएगा कि हमको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी? तो हम अपने चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसका अब मैं आपको ओवरव्यू दूंगा। दूसरी चीज़, केमिस्ट्री भी, जैसे कि आपने लैंग्वेजेस के बारे में सुना होगा। क्या आपने लैंग्वेजेस के बारे में सुना है? हैव यू हर्ड अबाउट दी लैंग्वेजेस? सो जो लैंग्वेजेस होती हैं हमारी, उन लैंग्वेजेस में हम उन भाषाओं को बोलते हैं। तो केमिस्ट्री भी एक तरह की लैंग्वेज है। आप भी इस लैंग्वेज को बोलना सीख जाएंगे। कैसे? घर में कभी, वैसे इसको कभी ट्राई मत करना। मान लो घर में आप बैठे, मम्मी से आपने कहा मम्मी NaCl ले आइए या मम्मी H2O ले आना, तो घर वाले क्या कहेंगे? पता नहीं आज पागल वागल हो गया, जाने क्या पूछ रहा है कि NaCl ले आना और H2O ले आना। ऐसी कौन सी भाषा सीख गया, बस जर्मन फ्रांसी उनको। लेकिन ये नहीं पता कि केमिस्ट्री भी अपने आप में एक लैंग्वेज है और इस लैंग्वेज का सबसे मेन चैप्टर जो है, जो हर बच्चे को बेसिक से सिखाता है, वो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है। तो चलिए दोस्तों, आज सीखते हैं केमिकल रिएक्शन इक्वेशन। इसमें हम सीखेंगे केमिकल रिएक्शन इक्वेशन क्या होता है, वो क्या है, कैसे हो रही है, साथ में उसके टाइप्स क्या हैं, इक्वेशन को कैसे कैसे बना सकते हैं। साथ में हम इसमें कुछ क्विजेज हैं, कुछ डिडक्टिव चैलेंजेस हैं, क्विक पोल हैं, ताकि हमको अपने टॉपिक पे बहुत अच्छे से कमांड हो जाए। और ये मेरी गारंटी है, यदि आपने इसको मेरे साथ एक बार अच्छे से समझ लिया तो दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो आपको इसको पास करने से रोक सकते। बोर्ड में, एकेडमिक्स में, फाउंडेशन में, कहीं पे भी, किसी भी एग्जाम में अगर इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन आया, जितने टॉपिक में पढ़ा रहा हूँ, आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। तो चलते हैं अपने टॉपिक केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अब हम सीखते हैं कि केमिकल रिएक्शन इक्वेशन है क्या। सो हमारा व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, तो इसमें जो लिखा है वो सुनते जाना और मैं इसे समझाता हूँ। जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो एक नया प्रोडक्ट बनाता है। जैसे मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। तो ये क्या है? कोई रिएक्शन है? हाँ, ऑब्वियसली ये भी कोई रिएक्शन है? इसी तरह केमिकल रिएक्शन होती है। दो या दो से ज़्यादा जब सब्सटेंस मिक्स होते हैं तो एक नया प्रोडक्ट तैयार होता है, उसको हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। और केमिकल रिएक्शन के एग्जाम्पल मैं आपको स्टार्टिंग में ही पूछ चुका हूँ। अगर ग्रेप्स की फर्मेंटेशन हो रही है या फिर आयरन जो है हमारा, इसकी रस्टिंग हो रही है,
आयरन में, लोहे में जंग लग रही है, या फिर खाना खाने के बाद ये खाना पच रहा है, तो ये सारी चीज़ें हमारे केमिकल रिएक्शन में आती है मेरे दोस्त। किस में आती हैं? केमिकल रिएक्शन में। अब केमिकल रिएक्शन को समझने के लिए एक्चुअल में केमिकल रिएक्शन क्या है, तो अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं। बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल है। मान लीजिए आपका बर्थडे है और आपको आपके दोस्त की पार्टी में जाना है। घर वालों ने बोला कि हम गिफ्ट नहीं देंगे, लेकिन भाई आपका गिफ्ट में मन क्या है देने का? आप उसको केक देना चाहते हैं। घर वालों ने मना कर दिया कि हम खरीदवा केक नहीं देंगे, तो फिर भैया कैसन देंगे हम केक? हमारे दोस्त का बर्थडे रहा तो हम जाए कि ना जाए? हम बर्थडे में ज़रूर जाए ना। तो हमें बर्थडे में जाना है, तो भाई मैंने क्या किया? दूध लिया, चीनी लिया, मक्खन लिया और अंडे लिए। अब जो वेज हैं वो अंडे नहीं मिलाएंगे, जो नॉन वेज खाते हैं वो अंडे मिला सकते हैं। किसी को भी मतलब थोड़ा ऑकवर्ड होने की ज़रूरत नहीं इस चीज़ को लेके, है ना। तो अंडे मिला लिए भाई हमने, अंडे मिलाए, दूध दही चीनी मिला के हमने केक तैयार किया। क्या तैयार किया? केक तैयार किया। तो अब इधर से समझना, मैंने क्या किया? मैंने और चीनी, मक्खन, दूध, यानी इसमें मैंने शुगर ऐड कर दिया। शुगर के साथ मैंने इसके अंदर मिल्क ऐड कर दिया, साथ में मैंने मैदा ऐड कर दी। इन सब को ऐड करके मैंने क्या बना दिया? केक बना दिया। क्या तैयार किया भाई? मैंने केक तैयार किया। तो ये केक क्या है हमारा? तो ये केक या न्यू स्टफ हमारा प्रोडक्ट है और ये रिएक्टेंट्स हैं। अब क्वेश्चन, सर जी कि रिएक्टेंट क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है? आपने ये तो बताया ही नहीं कि भाई रिएक्टेंट क्या और प्रोडक्ट क्या है। तो मेरे दोस्त, रिएक्टेंट क्या है और प्रोडक्ट क्या है, इसको हम आगे समझेंगे। अभी के लिए टर्म याद रखो, केमिकल रिएक्शन में दो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। जब रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट होते तब केमिकल रिएक्शन होती है। इतनी बात, ये एग्जाम्पल समझ में आया। अब इसमें दूसरा जो एग्जाम्पल लिया हुआ है इसको हम फिर से डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इसको नोट कर लेना। क्या? जो मैग्नीशियम है, क्या है? मैग्नीशियम है, जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। आई होप इतनी बात क्लियर है। अभी के लिए आपको दो चीजें लिख के रख लेनी है। क्या? कि रिएक्टेंट क्या होता है, व्हाट इज अवर रिएक्टेंट, एंड सेकंड व्हाट इज अवर प्रोडक्ट। हमारा प्रोडक्ट क्या होगा और रिएक्टेंट क्या होगा। चलिए अब हम समझते हैं आगे। एक ए है, एक हमारा बी है। व्हेन टू सब्सटेंसेस ए एंड बी रिएक्ट टुगेदर या मोर देन टू। अब इसमें एक चीज जनरलाइज करते हैं, इसमें एक चीज हम जनरलाइज करते हैं। ए एंड बी हमने लिखा यहां पर, ए एंड बी लिखा। अब हम इसको लिखते हैं व्हेन टू और मोर, when two or more substances, when two or more substances, substances mean कोई भी पदार्थ या कोई भी सामान या चीज। when two or more substances react together, when two or more substances react together, जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करेंगे। एंड आफ्टर द रिएक्शन व्हाट दे डू? आफ्टर द रिएक्शन they will form a new substance. What they will form? They will form a new substance. They form new substance, and this new substance is called as product. You got my point? What are the reactants? When two or substance react together to form a new substance, the reaction is called as chemical reaction. When two or more substance react together to form a new product or to form a new substance, लिख देता हूं, now or more
when two or more substances react together to form a product, sorry, not product, to form a new substance. To form a new substance is called as chemical reaction. It is called as chemical reaction. तो इतनी बात समझ में आई. When two or more substances, जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस रिएक्ट करेंगे, that is our reactant, together to form a new substance. This new substance is our product, is called as chemical reaction. मतलब क्या, जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कंबाइन होंगे तब केमिकल रिएक्शन फॉर्म होगी. तो केमिकल रिएक्शन को होने के लिए दो चीज़ों का होना सबसे ज़्यादा जरूरी है, रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का. इतनी बात समझ में आई. आई होप इतनी बात आप क्लियर होगी. अब रिएक्टेंट प्रोडक्ट. अच्छा, एक चीज़ और समझो, रिएक्टेंट इज ऑलवेज ऑन दी लेफ्ट hand side. LH is be called as left hand side, and the product is always on the RHS, on the right hand side. I hope आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी. Now we will move to our next part. Now this is a question for you. We have studied about the chemical reaction. मैंने केमिकल रिएक्शन के बारे में आपको बताया, केमिकल रिएक्शन के मैंने आपको एग्जाम्पल्स भी दे दिए. अब ये क्वेश्चन आपके लिए है. इस क्वेश्चन के बारे में आपको सोचना है. इस क्वेश्चन के बारे में आपको सोचना है और ये सॉल्व करना. ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आता है. सोचिए, 1 मिनट के लिए से सोचिए. मैं क्वेश्चन बताता हूँ क्या है. इज मेल्टिंग ice a chemical reaction? Why or why not? Melting ice is a chemical reaction. Why or why not? क्या melting of ice, अगर ice जो melt हो रही है, कभी बर्फ को पिघलते हुए देखा है घर में? सांबा नहीं देखा तो अब देख लेना. आज घर पे एक काम करना, पानी भरना, उस पानी में क्या करना, उस पानी को एक कंटेनर में रखना, उस कंटेनर को ले जाके फ्रिज में रख देना और 1 घंटे बाद आपको वो बर्फ़ बनती हुई दिखाई देगी. और फिर उस बर्फ़ को वापस से लाके किचन में रख देना रूम टेम्परेचर पे. थोड़ी देर बाद वो आपको फिर से बर्फ़ से पानी बनती दिखाई देगी. आई होप इतनी बात समझ में आई होगी मेरे भाई. तो अरे पाजी कभी हंस भी तो दिया करो, इतना बढ़िया कंसेप्ट समझाया है तो सी. और जी सब चंगासी. हाँ जी सब चंगासी. अब इसको आपने मुझे पता है नहीं कर पाओगे तो मैंने समझाना है, ये मेरा टास्क है. इज मेल्टिंग आइस अ केमिकल रिएक्शन? ऑब्वियसली मेल्टिंग ऑफ आइस केमिकल रिएक्शन है. ओ जी कैसे है सर जी? तुसी अभी तो कह रहे सी के केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होए सी. हाँ जी, केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ही होते हैं जी. अब हमको इसमें 2 चीज़ें और समझना सी. क्या सी? क्या? अब देखो, केमिकल रिएक्शन के लिए क्या जरूरी है? तो केमिकल रिएक्शन समझने के लिए अब हम अपने बचपन में जाते हैं. बचपन का मतलब 2 साल में नहीं जी, 6th, 7th और 5th में. आई होप सबने पढ़ा होगा कि 2 तरह के चेंजेस होते हैं भाई जी. राइट, चेंजेस आर ऑफ 2 टाइप्स. कौन कौन से चेंजेस जी? फिजिकल चेंज एंड सेकंड इज अवर केमिकल चेंज. फर्स्ट इज अवर फिजिकल चेंज एंड सेकंड अवर
केमिकल, ये बोर्ड मेनू लिखन नहीं देगा जी, जस्ट वेट जी। केमिकल, राइट। तो हमें दो तरह के चेंजेस देखने, फर्स्ट इज फिजिकल एंड सेकंड इज केमिकल। सो फिजिकल और केमिकल चेंज हमारा मदद कैसे करेंगे जी? तो आपने बचपन में पढ़ा होगा, फिजिकल चेंज को हम एक टेम्परेरी चेंज बोलते हैं, टेम्परेरी चेंज। और इसका दूसरा नाम क्या है भाई? टेम्परेरी का मतलब जो कभी भी बदल जाए, टेम्परेरी का मतलब जो कभी भी बदल जाए, जैसे कि गिरगिट, ये कभी भी अपना रंग बदल लेता है। उसी तरह टेम्परेरी का मतलब है कि कोई भी चीज़ कभी भी चेंज हो जाना, या फिर अभी तुम ऐसे थे अब तुम ऐसे हो गए, पहले तो तुम बहुत अच्छे हुआ करते थे अब तुम बहुत बेकार हो गए, है ना। आपस में दोस्तों में चलता है ना, पहले तुम अच्छे थे अब तुम बेकार हो गए, मतलब तुम बदलाव आ गया और फिर कुछ दिनों बाद वापस से तुम अच्छे हो गए। तो ये क्या है? टेम्परेरी होता है। क्या होता है? टेम्परेरी। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, कहते हैं तुम्हारा टेम्परामेंट कमजोर है, पहले तो हर गुस्सा आएगी, चिल्लाएंगे खूब जोर से, फिर नॉर्मल हो जाएंगे, फिर चिल्लाना शुरू करेंगे, फिर नॉर्मल हो जाएंगे। मतलब ये पानी और बर्फ की तरह होते हैं, दे आर लाइक आइस एंड वाटर, आइस एंड वाटर, कभी स्वीट कभी सॉल्टी, है ना, क्रैक जैक के बिस्किट की तरह। आई बात समझ में? तो टेम्परेरी चेंज होता है ये, दैट मीन्स रिवर्सिबल है। एग्जाम्पल क्या है सर जी? तो एग्जाम्पल है जी, एग्जाम्पल देखो, आइस changes to water when we heat ice it changes to water, and when we cool water it changes to again ice. Same procedure for water vapor. If we heat water, water को हीट करे आसी क्यों इच्छे, वाटर को हीट करेंगे वाटर वेपर बनेगा, इट फॉर्म्स वाटर वेपर, और वाटर वेपर को वापस से कूल करेंगे, कूल कूल कूल, मेरा बेटा कूल, ठंडा डर्मी कूल, कूल करेंगे तो वापस से वाटर बन जाएगा। 9th में पढ़ा होगा भाई, जो भी CBSE के बच्चे हो। तो ये फिजिकल चेंज है, टेम्परेरी है, मतलब रिवर्स हो सकता है। टेम्परेरी का मतलब है रिवर्सिबल भी होगा। कैसा चेंज होगा? रिवर्सिबल। जो टेम्परेरी है वो रिवर्स भी हो सकता है, और अगर जो टेम्परेरी और जो रिवर्सिबल है उसमें नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, इसमें कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होगा। नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। चेंज टेम्परेरी है, रिवर्सिबल है, और जब कोई भी चेंज रिवर्सिबल है तो उसमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनेगा। कैसे जी? आइस से वाटर बनाया, वाटर से वापस आइस बनाया, तो जो कॉम्पोजिशन है उसमें है तो वाटर ही, उसी का सॉलिड फॉर्म बन गया और उसी का गैसियस फॉर्म बन गया। वापस से कूल डाउन करो या हीट करोगे तो वापस से उसका फॉर्म चेंज हो गया। जैसे कि वाटर से वाटर वेपर बना था तो ये H2O ही, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में वाटर वेपर H2O है, बस ये लिक्विड है और ये गैस है, इतना चेंज है। ये भी H2O ही था वाटर, ये लिक्विड फॉर्म में था, ये जो H2O बना ये सॉलिड फॉर्म में बना। तो क्या हमको कुछ भी नया मिला इसके अंदर? जी नहीं मिला, कुछ भी नया नहीं मिला, इसलिए ये फिजिकल चेंज है, मतलब रिवर्सिबल टेम्परेरी ऐसा चेंजेस जिसमें कुछ भी नया नहीं मिलता, वो हमारा फिजिकल चेंज होता है। केमिकल चेंज जस्ट अपोजिट, ये दोनों दुश्मन हैं, जानी दुश्मन है, ये दोनों कैसे हैं? जानी दुश्मन है, ये अपोजिट है। ये टेम्परेरी है तो ये परमानेंट है, अगर ये रिवर्सिबल है तो ये इरिवर्सिबल है। कैसे? परमानेंट का मतलब क्या है भाई? मैंने एक पेपर लिया
और उस पेपर को जला दिया। अब उस पेपर के जलने के बाद राख यानी ऐश बन गई। एग्जाम्पल ले लो, पेपर को बर्न किया, पेपर को क्या किया, बर्न। अब उस पेपर से ऐश बन गया यानी राख, राख बन गई। तो क्या अब इस ऐश से वापस पेपर फॉर्म हो सकता है क्या? कभी नहीं। इस ऐश से वापस से पेपर फॉर्म नहीं हो सकता, इसलिए ये हमारा केमिकल चेंज है। मतलब ये रिएक्शन इरिवर्सिबल है, ये कभी रिवर्स नहीं होगी। दूसरी चीज परमानेंट है, एक बार ऐश बन गया तो ऐश ही ऐश, नो कैश, ओनली ऐश। थर्ड चीज, न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। इसमें हमको नया मिलेगा, जो भी मिलेगा, वी गेट न्यू सब्सटेंस, इसमें नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, आई होप। नेक्स्ट गेम पे चलते हैं अपन। कौन से? अब आ गया हाउ केमिस्ट राइट। केमिस्ट कैसे लिखते थे भाई? तो केमिस्ट कैसे लिखते थे? तो केमिस्ट दो ही फॉर्म में लिखते थे, एक वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में, और जो सेकंड लिखते थे वो सिंबॉलिक इक्वेशन के फॉर्म में। क्या होता है वर्ड इक्वेशन और सिंबॉलिक इक्वेशन? तो देखो, वर्ड इक्वेशन का मतलब क्या है? जब सिंबल्स के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं थी भाई, सिंबल्स के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, तब वर्ड इक्वेशन चलती थी। अब वर्ड इक्वेशन क्या है? तो वर्ड इक्वेशन को समझने से पहले ये समझना पड़ेगा तुमको कि एक यहाँ पर केमिकल इक्वेशन होगी। क्या होगी? एक केमिकल इक्वेशन। समझो इधर, अब हमने केमिकल रिएक्शन पढ़ा था। अब केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए केमिकल इक्वेशन होगी, केमिकल इक्वेशन होगी। भाई मुझे बताना है, सपोज मुझे बताना है मैंने कुछ खाया, मेरे भाई मैंने कुछ खाया, मुझे ये बताना है, सपोज किसी ने मुझे केक दिया, अब वो केक मीठा था, खट्टा था, वो नमकीन था, या उसमें मिर्ची थी, वो मैं कैसे बताऊंगा? टेस्ट करके। उसी तरह केमिकल रिएक्शन हुई है तो मैं कैसे बताऊंगा? क्या कभी गूंगे को किसी फल का स्वाद बताते देखा है? इसी तरह अगर केमिकल रिएक्शन को समझ में तो आ गई कि हाँ ये रिएक्शन हुई है, लेकिन मैं समझाऊंगा कैसे? तो समझाने का और कन्वे करने का जो मेथड है उसको हम केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, केमिकल इक्वेशन दो टाइप से समझाया है, एक होती है वर्ड इक्वेशन, एक होती है वर्ड इक्वेशन, सेकंड होती है सिंबॉलिक इक्वेशन या फिर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं इसको। इट इज कॉल्ड एज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। सो व्हाट इज वर्ड इक्वेशन? मुझे कोई चीज वर्ड में रिप्रेजेंट करनी है। तुमने कहा कोयले को जलने के बाद कार धुआं निकलता है। अगर कोयला जलता है, मैंने कहा कोयला अगर जलता है तो धुआं निकलता है और मुझे खांसी आ गई, तो भाई कोयला जला, कोयले में क्या है? कोयला माने कोल, कोल जो है गोल, तो कोल में क्या है? कोल किससे बना हुआ है? कोल बना हुआ है प्लांट से, पेड़ों से, और पेड़ों में क्या होता है? पेड़ों में होता है कार्बन, कार्बन। तो अगर मुझे कोल को बर्न करना है, अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं, कोल को यदि मैं बर्न कर रहा हूं, बर्न कर रहा हूं, तो कोल बर्न किसकी प्रेजेंस में होता है? कभी भी कोल की बर्निंग किसकी प्रेजेंस में होती है? ऐसे लिखो, रिएक्शन ज्यादा अच्छे समझ में आएगी। कोल बर्न किसकी प्रेजेंस में होता है? ऑक्सीजन। क्योंकि बर्निंग के लिए क्लास 8th में पढ़ा होगा आपने, नेसेसरी कंडीशन फॉर बर्निंग। कोई भी चीज को जलने के लिए नेसेसरी कंडीशन है कि उसका ऑक्सीजन का होना बड़ा जरूरी है उसके अंदर। जहां ऑक्सीजन की सप्लाई कट, वहां सब खत्म, आग नहीं जलेगी, जिसको जलाना था उसको नहीं जला पाओगे। तो कोल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो मुझे क्या मिलेगा?
अच्छा, कोल का भी क्या मतलब है? कोल से मतलब है गोल। इसको भी लिखो, इसको भी कंबाइंड फॉर्म में लिख देते हैं। चलो देखो, कोल मतलब कार्बन, कार्बन कॉपी वाला कार्बन नहीं, एलिमेंट वाला कार्बन। जब कार्बन यानी कोल ऑक्सीजन यानी की प्रेजेंस में बर्न होगा यानी जलेगा तो धुआं उठेगा और दूर तलक जाएगा, तो क्या बनेगा? कार्बन डाई ऑक्साइड। भैया एक रिक्वेस्ट है, जब भी मैं पढ़ाता हूँ ना बहुत जगह मुझे एक ही चीज़ देखने को मिलती है, कुछ लोग ऐसे लिख देते हैं कार्बन 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 डाई ऑक्साइड। सही स्पेलिंग कौन कैसे लिखते हैं बहुत महानुभाव लोग? डाई ऑक्साइड। तो मेरे भाई ये उन महान लोगों के लिए है, ऑक्साइड मरी नहीं है मेरे भाई, यहाँ पे ऑक्साइड तो जिंदा है, उसका नाम है डाइऑक्साइड। तो कृपया इस स्पेलिंग को यूज़ मत करना, नहीं तो हर टीचर घायल हो जाए हमारी तरह। हम ऐसे होशियार बच्चे ना देख के हमारा दिल भर जाता ही कभी कभी। आई बात समझ में? कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। इसे लिखने में मुझे बड़ा टाइम लग गया। ऐसी इक्वेशनों को मैं वर्ड इक्वेशन बोलूँगा। ये क्या है? लेंदी है, लेंदी है, टाइम टेकिंग है, और जिस चीज में समय ज्यादा लगता है बाबू वो हमका बोर करती है। क्या करती है? बोर, हमें दिक्कत दिखाई देती है उसमें। अब हम देखेंगे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, उसमें क्या होगा? अब मुझे इसी को लिखना है। कार्बन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? C से। ऑक्सीजन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? O2 से। दोनों कंबाइन करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? CO2 थे। तो when C plus O2 reacts it forms CO2। तो ये रहा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। इसको लगा जाला तो लाइव झिंगा लाला, आया ना मजा लाला। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है? टाइम रिड्यूस करती है, बचाती है और जीवन में बड़ा ही आनंद देती है। टाइम सेव हो रहा है, इजी टू राइट है, इजी टू लर्न है, इसलिए हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को यूज करते हैं और वर्ड इक्वेशन को यूज नहीं करते। कभी भी कोई पूछ ले लाइफ में केमिकल इक्वेशन कितने टाइप की होती हैं, मतलब केमिकल टाइप नहीं, टाइप एक अलग चीज है, नॉट कंफ्यूज विद द टाइप। केमिकल इक्वेशन को कितने तरह से हम समझा सकते हैं मेरे बंधु? तो केमिकल इक्वेशन को हम दो तरह से समझा सकते हैं, वर्ड इक्वेशन यानी शब्दों के फॉर्म में और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन यानी सिंबल के फॉर्म में। आगे चलते हैं। अब इसके बाद अब है गोल्डन रूल, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो गोल्डन रूल क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमको एक ही चीज बताता है, क्या? मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। मास ना ही क्रिएट हो सकता है ना ही मास डिस्ट्रॉय हो सकता है, वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, एक होती है रिएक्टेंट साइड, एक होती है प्रोडक्ट साइड। एक तरफ है कैल्शियम कार्बोनेट, दूसरी तरफ है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम कार्बोनेट एक अलग कंपाउंड है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड एक अलग कंपाउंड है। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में ये कहता है, इसमें हमारे दो कंसेप्ट मेन इंपॉर्टेंट है, इसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, वो या फिर जब नेक्स्ट क्लास होगी तो उसमें सीखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। अभी यहाँ नोट कर लो, जो हमने ये बताया है ये मॉलिक्यूलर मास या फिर एटॉमिक मास के बेसिस पे डिफाइन किया है हमने। तो यहाँ पे पर्टिकुलर एटम है, कार्बन, कैल्शियम एक एटम है Ca, कार्बन एक एटम है और ऑक्सीजन है, ये O3 है तो ये मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो यहाँ पे एटॉमिक मास को इनके ऐड कर दिया गया, 100 यूनिट आया। कितना मिला? ये 100 यूनिट। सेम इसमें किया, कैल्शियम ऑक्साइड को लिया, कैल्शियम और ऑक्सीजन को अलग अलग ऐड किया हमने,
तो ये आई वैल्यू इसमें 40 + 16 को ऐड किया, कार्बन डाइऑक्साइड को अलग ऐड किया। इन दोनों को जब हमने कलेक्टिवली ऐड किया तो यहाँ भी हमको 100 ही यूनिट देखने को मिला। तो कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स, इसका रिएक्शन कुछ ऐसा होता है देखो। और समझने के लिए क्या है, लेफ्ट साइड और राइट साइड जब बराबर हो जाएंगे उसी को हम कहेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इधर देख लो, कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स क्या, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। ये क्या है, इसको हम बोलते हैं लाइमस्टोन। ये क्या है हमारा लाइमस्टोन, चूना पत्थर जो घर में पुताई या कलाई में यूज होता है, वाइट वॉशिंग के लिए यूज होता है, सिंपली क्या कहेंगे वाइट वॉशिंग के लिए। कैल्शियम ऑक्साइड, इसको हम क्विक लाइम बोलते हैं, जो जल्दी से लाइम, ये नींबू वाला लाइम नहीं है बचवा, ये लाइम वाला लाइम है, समझे। और ये तो आप जानते ही, आपकी प्यारी हमारी प्यारी कार्बन डाइऑक्साइड बेचारी, ये हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है। तो जब राइट और लेफ्ट साइड के मासेस, मॉलिक्यूलर मास बराबर हो जाए या एटॉमिक मास बराबर हो जाए, उस केस में हम कहेंगे यह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो हो रहा है। कैसे, देखो इनके हमने एटॉमिक मासेस ऐड किए, इसके एटॉमिक मास ऐड किए। कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है 40, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16। अब इसमें 40 ऐड किया और 12 ऐड किया। इधर 48 क्यों लिखा, इधर 48 इसलिए लिखा हुआ है मेरे भाई क्योंकि ऑक्सीजन के 3 एटम हैं, एक एटम का मास 16 है, 48 हो गया, टोटल मिलके 100 यू। तो यू क्या है, यू तो अकेला ही अक्सर में पूरी दुनिया में जाता रहा। अब ये कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, सेम है, कैल्शियम ऑक्साइड 40, ऑक्सीजन का एक ही एटम है तो 16 लिख दिया मास। इधर कार्बन का 12 और ऑक्सीजन के यहाँ पे 2 एटम है, O2 में 2 एटम है तो 32 लिख दिया। जब हमने टोटल किया तो दोनों तरफ 100 यू आया। अच्छा यू क्या है, तो यू एक यूनिट है, इसको हम बोलते हैं यूनिफाइड मास। यू को हम यूनिफाइड मास बोलते हैं और इसको एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है, ये एक यूनिट है। अच्छा पहले कौन सी यूनिट यूज थी, तो दोनों ही होती थी, AMU देखो इधर AMU और अब U, ये ओल्ड नोटेशन है और ये न्यू नोटेशन है। AMU का मतलब एटॉमिक मास यूनिट और U का मतलब है यूनिफाइड मास। अब जो न्यू नोटेशन में केमिस्ट्री में चेंजेस होने की वजह से यूज हो रही है वो यूनिफाइड मास है, पहले AMU यूज होता था। आप दोनों ही यूज कर सकते हैं, AMU और U, कोई दिक्कत नहीं जी, सब चंगा सी, केमिस्ट्री में सब चले आसी। अब इसको करने के बाद अब हमने थिंक पेयर एंड शेयर का एक क्वेश्चन दिया है, ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आपको सॉल्व करना है। इस वाले क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व, और कमेंट में इसका आंसर देना है कि क्या होगा इसका रिजल्ट। क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को यदि आपने समझ लिया है अच्छे से तो ये क्वेश्चन आपसे इजीली हो जाएगा, ठीक है। और नहीं होगा तो हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, दैट इज अवर फॉर्म ऑफ इक्वेशंस। क्या पढ़ना है हमको, फॉर्म ऑफ इक्वेशंस पढ़नी है। फॉर्म ऑफ इक्वेशन में क्या है, यहाँ है अनबैलेंस्ड और स्केलेटल इक्वेशन, Na + Cl2 गिव्स NaCl। यहाँ पे रूल ब्रेक हो गया। ब्रेक क्या हो गया, कहने का मतलब है यहाँ पे जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो इक्वल नहीं है। कैसे नहीं है नंबर ऑफ एटम्स इक्वल। अब एक चीज समझना, अनबैलेंस्ड का मतलब क्या होता है, जो कोई भी चीज जब बैलेंस नहीं है तो वो अनबैलेंस होगी। इधर स्केलेटल वर्ड यूज क्यों किया, स्केलेटल का मतलब क्या होता है, स्केलेटन क्या होता है हमारी बॉडी का, तो भाई हमारी बॉडी का स्केलेटन होता है ढांचा। तो ढांचा कैसे होगा, ढांचा कैसे होगा, ढांचा मतलब बेस, ढांचा मतलब बेस, ऐसे ये भी बेस है। सपोज मैंने कोई इक्वेशन लिखी, मैंने लिखा सोडियम और क्लोरीन रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड बना रहे हैं, मैंने क्या लिखा भाई
सोडियम और क्लोरीन रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? सोडियम क्लोराइड, राइट। सोडियम और क्लोरीन रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड बना रहे हैं। ये बहुत गलत बात है, क्यों बना रहे हैं? अब क्या होगा यहाँ पे? सोडियम क्लोरीन रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड बना रहे हैं, तो अब है क्या? Na सोडियम का एटॉमिक सिंबल है, Na सोडियम का सिंबल है, Cl2 क्लोरीन का सिंबल है, रिएक्ट करके NaCl बना। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? ये कहता है दोनों तरफ मास की वैल्यू बराबर होनी चाहिए, राइट। तो अब ये जो अनबैलेंस स्केलेटल इक्वेशन है, इट डू नॉट ओबेज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब जो अनबैलेंस स्केलेटल इक्वेशन है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि यहां पर जो नंबर ऑफ एटम्स है वो इक्वल नहीं है। अब दूसरा पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट, इट डज नॉट या इट डू नॉट ओबेज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सेकंड पॉइंट क्या है इसमें? तो सेकंड पॉइंट है नंबर ऑफ एटम्स ऑन रिएक्टेंट साइड, ऑन रिएक्टेंट, जगह कम पड़ गए, देखो फिर से लिखते हैं। अब इधर लिख दो नंबर ऑफ एटम्स ऑन रिएक्टेंट साइड not equal to number of atoms on product side। अब अनबैलेंस इक्वेशन में हमने क्या सीखे? दो चीज सीखी हमने। क्या? इसको क्लियर लिख दें, क्या समझने में दिक्कत हो रही है? इसको ठीक है, ओबेस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास्टर जी, उसी तरह मास। इट डू नॉट ओबेज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। पहला पॉइंट, अनबैलेंस इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करती। क्यों नहीं कर पाती? इसका रीजन है जो नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड है और जो नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट साइड है वो बराबर नहीं होते, इसलिए ये इसको हम अनबैलेंस या फिर स्केलेटल इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, ये तो दूसरा पॉइंट। अब इसको स्केलेटल बोलने का रीजन क्या है? तो स्केलेटल बोलने का मेन रीजन क्या बताया मैंने? जब भी हम रिएक्शन को रीड करते हैं तो पहले हम उसकी बैलेंसिंग नहीं करते। पहले क्या नहीं करते? जैसे किसी दुकान पे मैं जा रहा हूं, मैंने कहा भैया कौन कौन सी मिठाई है तुम्हारे पास? तो पहले मैं उससे मिठाई की पूछूंगा, वो कहेगा रसमलाई है, बर्फी है, रसगुल्ला है। क्या खाओगे बाबू? तो तुमने पहले उसको मिठाई बताई, फिर तुम क्वांटिटी बताए। तो पहले क्या किया तुमने? पहले तुमने उसको एक स्केलेटल व्यू दिया, इट मीन्स बेसिक बताया, बेस बताया कि मुझे इनमें से कोई एक मिठाई चाहिए। उसी तरह इक्वेशन में होता है, जैसे मैंने कहा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके वाटर बनाएंगे, तो H2 और O2 गिव्स H2O। तो पहले मैं बेसिक इक्वेशन लिखूंगा ना, उसके बाद बैलेंस करूंगा। तो जब हम बेसिक फॉर्म में इक्वेशन लिखते हैं इसलिए उसको स्केलेटल या फिर अनबैलेंस कहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में वो अनबैलेंस रहती है, लेकिन कुछ केसेस में रिएक्शन अपने बेस फॉर्म में ही बैलेंस भी रहती है, इसलिए उसको ही हम अनबैलेंस इक्वेशन बोलते हैं। मतलब जो बेसिक इक्वेशन है उसको हम अनबैलेंस यानी स्केलेटल इक्वेशन बोलते हैं। तो देखो Na + Cl2 गिव्स NaCl। अब इसमें मैं बात करूं तो इसमें सोडियम का एक एटम है, सोडियम के इसमें कितने एटम है? एक। इधर प्रोडक्ट में भी सोडियम के कितने एटम है? एक। इधर क्लोरीन कितने हैं? दो। यहां पे क्लोरीन कितना है? एक। अब ये सोडियम तो बैलेंस है, सोडियम तो बैलेंस है, लेकिन क्लोरीन बैलेंस नहीं है।
तो क्लोरीन को हम बैलेंस कैसे करेंगे? तो क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे? चेक करेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। तो फिर क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए मैं सोडियम में चेंज करूंगा। किस में चेंज करूंगा मैं? सोडियम में चेंज करूंगा। किस में चेंज करूंगा मैं? सोडियम में। अब देखो, सोडियम तो एक है, क्लोरीन दो है, लेकिन प्रोडक्ट साइड दोनों जो चीजें हैं वो सेम है। अब प्रोडक्ट साइड दोनों चीजें कैसी हैं? वो सेम है। कैसी हैं? सेम है। तो इधर मुझे 2 लगाना पड़ेगा आगे। क्या लगाना पड़ेगा? 2। इधर मैं 2 लगाऊंगा तो यहाँ भी 2 लग जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? मुझे बैलेंस करने, अच्छा एक चीज़ याद रखना, जब भी हम इक्वेशन बैलेंस करते हैं, वो मैं तुमको आगे सिखाऊंगा, अभी नहीं। हम आगे सीखेंगे बैलेंस कैसे होगी। अभी ये समझ में आई बात? अभी ये बात समझ में आई कि इक्वेशन जो है वो हमारी अनबैलेंस इक्वेशन कैसी होती है। मतलब जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बराबर नहीं हो, वो रिएक्शन अनबैलेंस होती है। अब यही इक्वेशन बैलेंस हो गई। कैसी हो गई ये? बैलेंस। इसने रूल फॉलो कर लिया। क्या फॉलो कर लिया? रूल फॉलो कर लिया। क्या फॉलो कर लिया इसने? रूल। कैसे? 2Na प्लस Cl2 gives 2NaCl। इसमें क्या चेंज हो? इसमें 2 एटम सोडियम के हैं, 2 एटम क्लोरीन के हैं। इधर प्रोडक्ट साइड देखो, 2 एटम सोडियम के हैं और 2 एटम क्लोरीन के हैं। तो आई बात समझ में? अब इसमें देखो, हम आगे थोड़ा इसको अब डिटेल में समझते हैं। इसको हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि ये क्या होता है, बैलेंस्ड और अनबैलेंस इक्वेशन क्या होती है। अब देखो, इक्वेशन में हमने देख लिया अनबैलेंस क्या होती है और बैलेंस क्या होती है। अब हम सीखेंगे बैलेंसिंग इक्वेशन। इक्वेशन को हम बैलेंस कैसे कर सकते हैं? हम किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कैसे कर सकते हैं? कितना टाइम लगेगा? बस 10 मिनट में 10 मिनट। बैलेंसिंग इक्वेशन। बैलेंसिंग इक्वेशन में क्या होता है? तो जो बैलेंसिंग इक्वेशन होती है हमारी, उसमें हमें 2 चीज़ों का याद रखना होता है। किस किस चीज़ों का? नंबर ऑफ एटम्स, रिएक्टेंट साइड, इसमें कौन आ गया? मेरा था ना, कहाँ गया? नंबर ऑफ एटम्स ऑन प्रोडक्ट साइड, नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड और नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट साइड। हमारी 2 चीज़ों की। अब दूसरी चीज़ क्या? ये तो वहाँ भी सीखी थी। अब दूसरा पॉइंट जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, एडिशन। मतलब एडिशन नहीं, इसमें ये क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन always done on the multiplication always done on the coefficient side, always done on the coefficient side। मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज डन ऑन दी कोफिशिएंट साइड। इसका मीनिंग क्या है? मल्टीप्लिकेशन हमेशा कोफिशिएंट साइड पे ही होगा। फॉर एग्जांपल, सपोज मैंने Na लिया प्लस Cl2 लिया, NaCl। तो अब मैंने देखा, इसको समझने का एक तरीका है, रिएक्टेंट साइड लिखते हैं और सेकंड हम लिखते हैं प्रोडक्ट साइड। रिएक्टेंट साइड, सोडियम का एटम 1 है, क्लोरीन के एटम 2 है। इस तरफ देखो, सोडियम का एटम 1 है और क्लोरीन का एटम 1 है। तो इधर लिखा सोडियम, इधर लिखा क्लोरीन। 1 1 और 2 और 1। तो अब इसको हम ऐड कैसे कर सकते हैं? तो इसका एक ही मेथड है। मैं इसको ऐसे नहीं कर सकता। अब देखो, एक कहानी समझो। जहां पर प्रोडक्ट सिंगल होगा, जहां पर प्रोडक्ट
सिंगल होगा, जहां पे प्रोडक्ट सिंगल होगा और रेडी टू मिंगल होगा। क्या मतलब? जहां प्रोडक्ट सिंगल होगा वहां सारे ऑपरेशन कोफिशिएंट पर जब होंगे, वहां जब सारे ऑपरेशन कोफिशिएंट पर जब होंगे तो वो दोनों एटम को इफेक्ट करेगा। किसको इफेक्ट करेगा? दोनों एटम को। इधर तो अलग अलग है, क्लोरीन अलग है, सोडियम अलग है, तो फर्क नहीं पड़ता। अगर सोडियम में 2 मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्लोरीन पे उसका कोई असर नहीं होगा, लेकिन यहां पर होगा असर। अगर तुमने यहां पर 2 कर दिया तो 2 करने का मतलब है ऐसा। मैथ्स पढ़ी है ना भाई, मैथ्स जानते हो ना। अगर ऐसे कोई ब्रैकेट में 14 + 2 है तो उसका मतलब है ये जो 2 14 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है। सेम कहानी इसमें है। जो NaCl है, जो 2 है, ये Na के भी 2 एटम को शो कर रहा है और क्लोरीन के भी 2 एटम, मतलब इसमें 2 एटम सोडियम के होंगे और 2 एटम क्लोरीन के। तो प्रोडक्ट साइड हम मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें, इसमें भी 2 कर देंगे और इसमें भी 2। जब 2 कर दिया तो ये अब प्रोडक्ट साइड तो 2 एटम सोडियम के होगा और 2 एटम क्लोरीन के हो गए। अब रिएक्टेंट साइड सोडियम का 1 ही एटम है और क्लोरीन के 2 है। अब यहाँ पे क्लोरीन बैलेंस हो गई। पहले सोडियम बैलेंस थी, अब क्लोरीन बैलेंस हो गई। पहले सोडियम बैलेंस थी, अब क्लोरीन बैलेंस हो गई। अब क्या करेंगे? अब तो कुछ करना पड़ेगा भाई। अब सोडियम को बैलेंस करेगा अपन। सोडियम कैसे करेगा बैलेंस? रिएक्टेंट साइड पर 2 कर देंगे। कितना कर देंगे मेरे भाई? 2। तो अब इधर भी 2 हो गया, 1 × 2, तो ये भी 2 हो गया। चेक कर लो, देखो देखो सोडियम भी बैलेंस हो गया, सोडियम भी बैलेंस हो गया, यहां पर सोडियम भी बैलेंस हो गया और क्लोरीन भी बैलेंस हो गया। आई होप इतनी बात समझ में आई। देख रहे हो कितनी मेहनत कर रहा हूं तुम्हारे लिए, पसीना निकल रहा है। सोडियम भी बैलेंस हो गया और क्लोरीन। आई होप आपको इतनी बात अब क्लियर होगी। जब हम इक्वेशन बैलेंस करते हैं तो अगर सिंगल प्रोडक्ट है या सिंगल रिएक्टेंट हो तो वो दोनों एटम्स पे अप्लाई होगा मल्टीप्लिकेशन। दूसरा, सिंगल एटम है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इंडिविजुअली कर सकते हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते, जैसे हमने इधर 2NaCl लिखा ना, अगर ये NaCl है तो हम ऐसा 2 नहीं लिख सकते। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? हम इस तरह से नहीं लिख सकते। और अच्छे से लिख दूं? थोड़ा और अच्छे से लिख देता हूं मैं, थोड़ा और अच्छे से लिख देता हूं, ठीक है। हम देखो इधर हम 2NaCl तो लिख सकते हैं, हमको 2NaCl तो लिखना है, लेकिन हम लिख क्या नहीं सकते? तो हम नहीं लिख सकते NaCl2। ये गलत है, ये नहीं होता। हम बैलेंसिंग में इस तरफ कभी भी वैल्यू नहीं लेके आते, हम वैल्यू हमेशा इसी तरफ मल्टीप्लाई करते हैं, चाहे 2 3 4 इसी तरफ रहेगा, इस तरफ नहीं होगा। अब सपोज एक इक्वेशन दी हुई है, एक इक्वेशन ऐसी बनी हुई है, ये हटा देते हैं। एक इक्वेशन ऐसी बनी हुई है, अब इस एक इक्वेशन को मैंने ऐसे बना दिया। कैसे बनाया? देखो इधर मैंने लिखा PbNO3 होल ट्वाइस, PbONO2 और O2। अब एक बात समझना, ये ऑलरेडी यहां पर है इसके साथ में, तो इसको हम छेड़खानी नहीं करेंगे। हम कहाँ पर करेंगे? अगर मुझे बैलेंसिंग करनी है तो सपोज मैंने यहाँ पर 2 लगा दिया। कितने लगा दिया? 2। इसका मतलब क्या है? ये 2 पूरे में मल्टीप्लाई होगा। अब मैं कैसे लिखूंगा? अगर मुझे रिएक्टेंट P, ये देखो पहले ये वाला 2 है, नाइट्रोजन से भी होगा और ऑक्सीजन के, तो यहाँ नाइट्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 6 है। 3 2 6 मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट में, तो ये 6 हो जाएगा। अब ये 6 ऑक्सीजन 2 से और मल्टीप्लाई होगा, तो इस केस में जो ऑक्सीजन होंगे वो 12 हो जाएंगे, नाइट्रोजन कितने होंगे यहाँ पे? 4 हो जाएंगे।
2 इंटू 2 4 और लेड कितना होगा 2 हो जाएगा। आई बात समझ में? इस तरह से हमको चीज़ें देखनी होंगी। इसको हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम बैलेंसिंग द इक्वेशन के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे बहुत अच्छे से, तो इसके बारे में हम और डिटेल में आपसे आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। ये अब दिया हुआ है बैलेंसिंग द इक्वेशन, तो इस वाले को आप प्रैक्टिस करके देखना, इसमें जो भी डाउट आए वो पूछ लेना। अब इसके बाद है इस इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड है, तो वो बैलेंसिंग इक्वेशन का यही पार्ट है, उसको पहले वहाँ पे करना और यहाँ पे फिर सॉल्यूशन लिख के उसको सॉल्व करके देखना। सॉल्यूशन लिख के सॉल्व करके देखने से क्या बेनिफिट होगा इसमें थोड़ा करेक्शन कर देता हूँ मैं। देखो H2 प्लस O2 गिव्स H2O, एक और दे देता हूँ मैं साथ में इसमें CaCO3 गिव्स CaO प्लस CO2, एक और दे देता हूँ रिकॉर्डिंग या नेक्स्ट लेक्चर में। अभी तक आपको जो समझ, आई होप आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, आपको मज़ा आया होगा। थैंक यू फॉर अटेंडिंग लेक्चर। वी विल मीट सून।